अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी 26 अक्टूबर से ओहदा संभालने जा रहे हैं। उनका आज 3 साल के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुलाकातों में मुबारकबाद भी वसूल कर रहे हैं। साथ ही खबर भी सामने आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज दिन में तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई, मगर अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी को तोशाखाना केस 2 में जमानत मिली, जिसके बाद उनकी रिहाई होनी थी और हो जानी चाहिए थी, मगर रोबकार हासिल करने के लिए बुशरा बीबी के वकला अदालतों के चक्कर लगाते रहे और मातहत अदलिया के मुतल्लिका जजेस एक साथ गायब हो गए। इसके अलावा कल पार्लिमानी कमेटी से नामजदगी और आज सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस याया अफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन होगा, जिसके बाद 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ओहदा संभालेंगे। आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ सीनियरिटी के उसूल के तहत चीफ जस्टिस तैनाती का मुतालबा कर रही थी और यह तवक्को कर रही थी कि जस्टिस याया अफरीदी खुद ही चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तरफ से भी आईनी तरामीम पर मज़ाहमत सामने आ सकती है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई, बल्कि नामजद चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की मुलाकातें हुई, जिसमें जजेस की तरफ से जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबादें दी गई जो वो कबूल करते रहे। साथ ही सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी तरामीम पर अमल करते हुए आज एक केस आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी खबर के मुताबिक आज मुकदमात की समाअत से पहले चीफ जस्टिस के चैम्बर में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबाद दी, जिसे जस्टिस याया अफरीदी ने कबूल किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी को उनके अपने चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। इसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई। दोनों जजेस ने जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबाद दी। फिर नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी से जस्टिस मुसर्रत हिलाली की मुलाकात हुई और उन्होंने भी नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबाद दी। फिर अब से कुछ देर पहले ज़राए से खबर सामने आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे और वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के बाद पहला अदालती दिन था, मगर आईनी तरमीम और जस्टिस याया अफरीदी की नामजदगी से मुताल्लिक दीगर जजेस की तरफ से कोई गैर मामूली सूरत हाल या कशीदगी नजर नहीं आई, बल्कि आईनी तरामीम पर अमल दरामद शुरू होता हुआ नजर आया। खुद जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्हें सुपरसीड करते हुए पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है, उन्होंने आज एक केस की समाअत करते हुए उसे आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। मज़कूरा केस बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक था। वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने जब यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरसुकून ज़िंदगी हर शहरी का आईनी हक है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिया कि केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, मगर इस दौरान तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि अगर सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं हुई, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनात नहीं किया गया, तो इसकी मुखालफत करेंगे और एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुसलसल ये कह रहे थे कि मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया तो एहतजाज करेंगे और मार्च भी करेंगे। मैं यहाँ पर वार्न कर रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से अपने हाथ में ये गैर आईनी तरमीम करके सीनियर मोस्ट जज के बजाय अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया है, अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया है पॉइंट, तो इंशाल्लाह हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर हम निकलेंगे, हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हम अपनी अदलिया को गुलाम नहीं बनने देंगे और हम उसके लिए आवाज भी उठाएंगे, हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे और हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है। अब आम बात यह है कि सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को तो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बल्कि तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। तो अब
तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की तो मुखालफत कर रही है, एहतजाज का भी कह रही है, मगर चीफ जस्टिस की तैनाती पर तबसरा या मुखालफत नहीं कर रही है। गंडापुर ने कहा कि नए चीफ जस्टिस अगर आते हैं तो बाकायदा आप लोग एहतजाज करेंगे, मुल्क ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। हमारा एहतजाज जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। नए चीफ जस्टिस साहब तैनात हो गए हैं, नोटिफिकेशन भी हो गया है। आपने भरपूर जंग लड़ी की ये तरमीम ना हो, लेकिन वो अब हो चुकी है। नए चीफ जस्टिस के सामने आप अपने केसेस लेके जाएंगे, उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? एक जुडिशल प्रोसेस है, हम लोग जज हैं, वो हम लोग अपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट देते होते हैं और हम लोग जाएंगे। जो भी जज साहबान होंगे उसकी कुर्सी के सामने तो आपने खड़ा होना है केस लेने के लिए। हम पूरी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को नहीं चैलेंज कर रहे। इस पूरी सूरत हाल में मुल्क की बड़ी वकला तंजीमें और बॉडीज़ भी जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद करने के फैसले को खुशाइंद करार दे रही हैं और खैर मकदम कर रही हैं। पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुशाइंद करार दिया है। इसके अलावा कल हमारे प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती को आइन के मुताबिक करार दिया था, मगर तहरीक इंसाफ के सेनेटर और मारूफ वकील रहनुमा हामिद खान ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि जस्टिस याया अफरीदी को नामजदगी कबूल नहीं करनी चाहिए, बतौर वकला हम तहरीक चलाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में पीटीआई आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अपने आज़ाद अराकीन और वोटिंग से कबल गायब रहने वाले अराकीन के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रही है, उनकी वफादारी पर सवालात उठा रही है। उनमें से एक MNA मुबारक ज़ेब हैं जो बाजोड़ से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और उन्होंने हालिया आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए आईनी तरमीम के हक में वोट देने के पीछे की वजूहत बताई हैं। अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक मुबारक ज़ेब का कहना है कि आईनी तरमीम के मामले पर सोच समझ कर वफाकी हुकूमत का साथ दिया। PTI ने मेरे भाई शहीद रिहान ज़ेब के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तरमीम के लिए वोट देने के फैसले से रिहान ज़ेब की रूह को सुकून मिल गया होगा। मुबारक ज़ेब ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने बाजोड़ के लिए फंड जारी करने का वादा किया है, वफाकी हुकूमत से मुशीर बनाने का मुतालबा किया है। शहीद रिहान ज़ेब के कातिलों की गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत से बात हुई है, PTI के टिकट पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत से कामयाब हुआ था। PTI ने तो मुझे पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं किया है। PTI का मेरे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक है। अगर PTI का यही रवैया हो, वफाकी हुकूमत का ताउन भी ना हो, तो इलाके का क्या बनेगा? मुबारक ज़ेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला की जानिब से इलाके के लिए आज तक एक पाई नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर ने एक्साइज पुलिस की एक ख़राब गाड़ी दी थी जो वापस ले ली है। ना PTI से वाबस्ता हूँ, न किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत की है। मुझसे PTI के MNA शाहिद खटक ने आईनी तरमीम से कबल 2 मरतबा रब्ता किया। अब एक तरफ वोट देने वाले आज़ाद रुकन की तरफ से वजाहत सामने आई है, तो दूसरी तरफ ज़ैन कुरैशी समेत कुछ दीगर अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स पर भी PTI शक का इजहार कर रही है और उन्हें एक के बाद एक वजाहत देना पड़ रही है। PTI ने ज़ैन कुरैशी समेत 4 MNAs को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिनमें रियाज फतियाना, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और ज़ैन कुरैशी शामिल हैं। हालांकि ज़ैन कुरैशी ने पहले ही इस हवाले से वजाहत दे दी थी, जिसके बाद फिर उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी ने बताया कि जेल में मुलाकात के दौरान शाम महमूद कुरैशी ने ज़ैन कुरैशी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, मगर फिर भी PTI ने ज़ैन कुरैशी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर अब एक दफ़ा फिर ज़ैन कुरैशी ने इस पर वजाहत दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं अपने कायद इमरान खान और अपने वालिद नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी और PTI के नज़रिए के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। हर किस्म की सूरत हाल और दबाव के बावजूद ना मैं असेंबली में गया, ना वोट दिया और ना ही किसी किस्म की रजामंदी जाहिर की। मैं पार्टी पॉलिसी के तहत चलने का पाबंद हूँ और शो कॉज नोटिस का मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ जवाब दूंगा। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, इसकी तमाम तफसीलात, तमाम सवालात को हक़ाइक़ के साथ पार्टी के सामने रख कर अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला अपने कायद इमरान खान पर छोड़ूंगा और उनके फ़ैसले को मिनोअन कबूल करूँगा। ज़ैन कुरैशी ने मज़ीद लिखा कि मैं एक अजीम और बावफ़ा शख्स का बेटा हूँ जो वफ़ा की अलामत समझा जाता है और वफ़ा ही हमारा शार है। मैं हरगिज़ अपने कायदीन और पार्टी कारकुनान की कुर्बानियों का सौदा नहीं कर सकता, बेशक अल्लाह अल हक है। इसके अलावा आज सुबह PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि बगौर जायज़े के बाद मुझे ये वाज़े है कि चंद फस्ताई चमचागीर PTI क़यादत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म लाए अमल पर कारबंद हैं। डी चौक निकलो, आज ही निकलो, बुज़दिल क़यादत कहाँ है, मकसद जबर को मार धाड़ का मज़ीद मौका देना है। ये जुमले फिर कुछ नादान दोस्त अपना लेते हैं, वक्त है गुस्से का और फरासत का। इस दौरान ये सवाल उठा कि सलमान अकरम राजा अपनी ही पार्टी के अराकीन पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर कुछ देर बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सामने यही अल्फाज दोहराए और वाज़ेह किया कि उन्होंने हरगिज़ पार्टी के लोग नहीं कहा। आज आपने एक ट्वीट किया है कि पार्टी के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कहते हैं कि निकलो निकलो डी चौक पहुंचो, और ये मैंने पार्टी के लोग नहीं कहा, मैंने हरगिज नहीं कहा पार्टी के लोग। मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है फस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। चाह रहे हैं लोग कि लोग आए यहाँ पे मरे,
गिरफ्तार हों, पीटे जाएं और उसके बाद पार्टी जो है वो बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ मैं आऊं, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, उनके घर वाले उनके लिए रोए पीटे बेरोजगार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। वो सोशल मीडिया जिसे तहरीक इंसाफ अपनी ताकत करार देती रही है, उसके दबाव पर अब तनकीद कर रही है कि किस तरीके से दबाव क़यादत पर बढ़ाया जा रहा है। क्या हिकमत अमली होगी, क्या मामला होगा। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इमरान गंडापुर साहब ने कहा था कि सीनियर मोस्ट को अगर चीफ जस्टिस ना बनाया तो एहतजाज करेंगे। जैसे याया अफरीदी चीफ जस्टिस बने, उसके बाद हामिद खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कल कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वो इनकार करेंगे, मगर अब तक की सूरत हाल यही नजर आ रही है कि उन्होंने ओहदा कबूल किया है। सब उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ किस वक्त पोजीशन क्या है अब उनके हवाले से? देखें, बतौर वकील मैं बात करूं या पीटीआई के एक वर्कर के तौर पर, दोनों सूरतों में हमारा एक मुत्तफिक का एक लिहाज से मुतालबा है कि हम ये कहते हैं कि ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है। आप एक सीनियरिटी प्रिंसिपल सिर्फ आज का नहीं है, ये अल जिहाद ट्रस्ट 1996 में आया, जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने 20 वर्कर्स को हाई कोर्ट के जजेस लगा दिए थे, और उसके बाद 98 से पहले इन्होंने सजाद अली शाह को चौथे नंबर से उठा करके चीफ जस्टिस बना दिया था। फिर 98 में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे और उन्होंने एक मलिक असद जजमेंट थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और उसके बाद अजमल मियाँ साहब ने ओथ लिया था। तो उसके प्रिंसिपल के बाद वो चलता रहा एक प्रेसिडेंट बेस्ड, और 2010 में जब 18th अमेंडमेंट इन्होंने की और उस 18th अमेंडमेंट में इन्होंने वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी उसमें इंक्लूड कर दिया। उन्होंने कहा जो सीनियर मोस्ट जज होगा विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और उसी पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये दो काम करके इन्होंने पहले तो 26वीं तरमीम जिस तरह की है वो सबको पता है, जिस तरह बंदे उठाए गए, अगवा किए गए, पैसे दिए गए, क्या क्या नहीं किया, उसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तो अलग क्वेश्चन है। दूसरा जो आप इन्होंने तकसीम पैदा कर दी है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल लिटिगेंट होता है, आपको पता है, या फेडरल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, या सूबा पंजाब होगा, कोई भी सूबा होगा, या कोई भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान होगी, तो वो प्रिंसिपल लिटिगेंट है। और इसके अंदर जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी के अंदर उसके ज़रिए आपने एग्जेक्टिव के ज़रिए या पार्लिमान के ज़रिए, और पार्लिमान भी वो जो फॉर्म 47 की पैदावार है, उसके ज़रिए अगर आपने जजेस को अपॉइंट करना है या चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, और उसके तरीक़े से आपने तमाम जजेस में एक होप पैदा कर दी कि जो गवर्नमेंट की तरफ देखेगा, जो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट के हक़ में फैसले करेगा, वो चीफ जस्टिस बन सकता है, और जो इंडिपेंडेंट फैसले करेगा, जैसे 12 जुलाई को फैसला आया है, और उसकी सज़ा ये मिलेगी कि आपको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। फिर इस दौड़ में वो सारे शामिल हो जाएंगे। देखें, हमने 76 साल और ये नुकता अहम है, ये नुकता अहम है, मगर इस पर तहरीक इंसाफ अब करेगी क्या, ये सवाल, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ ने कोई पोजीशन नहीं ली है इस हवाले से। आपका लायामल क्या है? अदालत से रुजू करेंगे, पार्लियामेंट में एजिटेट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे, या फिर कबूल करेंगे इस बात को कि जैसे याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए? देखिए, एक बात तो तय है कि याया अफरीदी साहब की ज़ात से हमें कोई गिला नहीं है। वेरी रिफाइंड जज, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत इंडिपेंडेंट जज है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे हैं। जो चीफ जस्टिस बनने का हक है वो सीनियर नंबर 1 का है, और ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे, इनके 6 साल अभी तक पड़े हुए हैं, 6-7 साल जितने भी हैं, लेकिन अपनी टर्न पे बनेंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो उनका चीफ जस्टिस बनना है वो दुरुस्त फैसला नहीं है। हमने तो एज ए होल पूरी इस 26 अमेंडमेंट को चैलेंज करना है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमने ये समझते हैं कि सीनियर मोस्ट का ये हक़ था जो छीना गया, और उसके अलावा जो जुडिशल कमीशन के ज़रिए आइनी बेंचगस का तकर्रुर होगा वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक वो जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वाला फैसला है, जिसके नतीजे उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस तरह आर्मी तरमीम, मगर आपने जैसे कहा कि आप उसको चैलेंज करेंगे। अब इसमें एक मसला है, जब आपने नैब तरामीम को चैलेंज किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके हवाले से आप कह रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, उन्होंने कहा कि आपको पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया क्योंकि आप पार्लियामेंट से रिजाइन कर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाउ अगेन, जब
तरामीम हो रही थी तो वोटिंग के मरहले में आपने हिस्सा नहीं लिया, फिर पार्लिमानी कमेटी जो बनी उसकी भी आप लोगों ने अपने नाम अनाउंस कर दिए मगर फिर उसका भी बॉयकॉट कर दिया। तो जब अदालत में चैलेंज करने जाएंगे फिर सवाल उठेगा कि आप पार्लियामान में किरदार अदा करते नहीं हैं, अदालत के दर पर आ जाते हैं। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ जो प्रिंसिपल क्वेश्चन आएगा वो ये होगा, क्या अदलिया के ऊपर एग्जेक्टिव को इंटरफेरेंस करने का हक हासिल है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, और अगर ये है तो क्या इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का हक पार्लियामान के पास है या नहीं है, चूँकि ये बेसिक क्वेश्चन आना है। और पार्लियामान की कॉम्पिटेंस के हवाले से तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। ये अलग बात है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अलग बात है कि नेशनल असम्बली अभी इनकम्प्लीट थी, ये अलग बात है कि नेशनल सेनेट अभी तक इनकम्प्लीट थी, 11 जज अभी मेंबरान हमारे आने थे, उनका अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो आ जाते तो यहाँ ये तरमीम कर ही नहीं सकते थे। और ये सारे बड़े अहम एतराज़ात हैं आपके, मगर मसला ये है कि ये सारे एतराज़ात आईनी बेंच ने सुनने हैं, और आईनी बेंच बनेगा, वो सुनेगा, फिर क्या होगा? नहीं, आईनी बेंच ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब इस तरह के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जब चैलेंज करने लगे हैं तो जो आईनी बेंच है उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वन ऑफ द पार्ट है, उसका प्रोडक्ट है। तो लिहाजा ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं, जो लार्जर बेंच सुने या फुल कोर्ट सुने, हमारी तो रिक्वेस्ट होगी इसको फुल कोर्ट सुने, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जैसे पहले इन्होंने फुल कोर्ट 17 जजेस बैठ के इन्होंने सुना था, वो जो आर्मी में कोर्ट्स बनाई थी इन्होंने, वो जो PLD 2014 में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला फैसला आया था। तो लिहाजा हमारी उसमें रिक्वेस्ट होगी कि ये पूरा फुल कोर्ट सुने, और ये नहीं हो सकता कि जो बाई प्रोडक्ट है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो उसके ऊपर फैसला करे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दुरुस्त है या नहीं है। साहब, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा एक केस सुन रहे थे और उन्होंने वो केस ट्रांसफर कर दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, ये अब हमारा केस नहीं है। उन्होंने अपने बेंच से ट्रांसफर कर दिया, यानी उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया। नहीं, वो एक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने वाली अमेंडमेंट, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको उन्होंने इंडोर्स कर दिया है, उसको इंडोर्स नहीं किया। ये है कि जब एक लिस्ट आएगी, यानी एक केस आएगा, तो उस केस के ऊपर फिर जजेस बैठ के फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने कह दिया कि 26 अमेंडमेंट दुरुस्त हो गई है या ये जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है वो ख़त्म हो गया। आपको ये कोई देखा नहीं था आपने, जो PCO का ओथ लेते थे उसके बावजूद जो ज़फ़र अली शाह वाली जजमेंट है या उसके बाद वाली जजमेंट है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर अगर ये कह भी दिया जाए कि आपको अख्तियार हासिल नहीं है कि आप कोई PCO के खिलाफ फैसला देंगे, इवन देन सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती हैं, उन्होंने ओथ लिया है टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपने उसको प्रिजर्व करना है। वैसे यानी एज ऑफ नाउ आप ये कह रहे हैं उसको कि और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही चीफ जस्टिस बने उसके बाद फुल कोर्ट हो जो कि इस मामले पर फैसला करे, और वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करे, या अफरीदी साहब से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कि ये हो? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला हम भी चैलेंज करेंगे, वकला भी इसको चैलेंज करेंगे, वकला की तंजीमें भी चैलेंज करेंगी। और ये कोई इतना आम बात नहीं है। जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है वो ये है कि यानी वो जुडिशल कमीशन जहाँ डोमिनेंट रोल मौजूदा हुकूमत का होगा या पॉलिटिशियंस का होगा, वो फैसला करेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ जो बेंच बनेगा वो कौन सा होगा, और टाइम टू टाइम बेंच भी वो तब्दील करते रहेंगे। और वो बेंच वो बनाएंगे कि जो केस आया है, फ़र्ज़ करो केस रिजर्व हो गया या केस का फैसला अभी आने वाला है, उन्होंने उसको तोड़ा, नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसको तोड़ा, फिर तीसरा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसको उनको अख्तियार मिल गया है। यानी ये कभी दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक चीफ जस्टिस का देखे ना, दो एक इबाम रहा, मगर इसमें एक और इशू है, इसमें आपका किरदार शो नहीं होना चाहिए, इसमें आपका किरदार बड़ा अहम होगा क्योंकि आपने पार्लिमानी कमेटी का कर दिया बॉयकॉट। अब एक जुडिशल कमीशन बनना है, और जो जुडिशल कमीशन ने जो बेंच है, आईनी बेंच बनाना है, उसमें भी अब ऑपोजिशन के दो अरकान होने हैं, एक नेशनल असेंबली से, एक सेनेट से। अगर आप उसमें भी नहीं बैठे, आप फिर फ्री रन दे देंगे हुकूमत को, बैठेंगे तो सवाल उठेगा कि पार्लिमानी कमेटी में क्यों नहीं बैठे। तो क्या सोच समझ के फैसले नहीं हो रहे हैं PTI की तरफ से? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो एक सामने नज़र आ रहा था कि उसमें तो हम बैठते या ना बैठते उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था।
इसलिए एक डोमिनेंट रोल उसमें पार्लिमानी कमेटी में उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। ज़ाहिर है वो उन्होंने 8 बंदों ने फैसला करना था, उन्होंने कर दिया। हम बैठते या ना बैठते वी वर रिडंडेंट। जहाँ तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक़ है, इसका फ़ैसला हम कल और परसों करेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि हम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल हमारा एक ऑब्जेक्शन है कि ये 26 अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है और जुडिशल कमीशन को कोई हक हासिल नहीं है कि वो आइनी बेंचेस बनाए। उनको ये इट इज़ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट। और आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से ये बात ज़ेर गर्दिश है कि जनाब वन मैन शो नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को अख्तियार नहीं होना चाहिए। और हम भी ये कहते थे कि मास्टर ऑफ रोल जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। हमारी राय ये थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस बैठें और सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करें। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करने के बजाय प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया आपके सामने कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस बैठेंगे और वो फैसला करेंगे, और फुल कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया। जब फुल कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, ये पिछले महीने जब काजी फाइसा साहब से आर्टिकल 63A में अपनी मर्जी की इंटरप्रेशन चाहिए थी ताकि ये लोटे बना सकें या लोगों को अगवा करके वोट ले सकें, और उसके लिए उन्होंने आर्डिनेंस ले आए। अभी आर्डिनेंस आया नहीं था, उससे पहले जनाब कमेटी भी बैठ गई, नाम भी बदल गए, अमीनुद्दीन साहब को उसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद जा करके उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो आपके सामने हैं। आर्टिकल 63A की इंटरप्रेशन कर दी, और उसके बाद जो लोगों को उठाया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, बीवियाँ उठाई गई, वो सब आपके सामने है, या लोटे बनाए गए या पैसे दिए गए, जो कुछ भी हुआ। इस सब में आप सबकी उम्मीद ये थी कि उस अक्टूबर 25 को रिटायर होंगे, जैसे काजी फाइसा साहब और असद कैसर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि उन्हें नजर आ रहा है कि फिर हुकूमत नहीं रह पाएगी। इमरान खान साहब ने भी मुतादिद जो सहाफ़ी से मुलाकातें थी उसमें भी कहा, दिसंबर में इलेक्शन नजर आ रहे थे तहरीक इंसाफ को, फिर अपनी हुकूमत बनती नजर आ रही थी इलेक्शन के नतीजे में। क्या आप भी नजर आ रही है? देखें, बात यह है, हमें अभी भी तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा हमारे साथ। आपके सामने इलेक्शन फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो सब हम जीते हुए लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो हारे हुए कठपुतली हैं, डाकाजनी के ज़रिए वजूद में आने वाली फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अंदर बैठे हुए हैं। और मुझे बताएं, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इस्लामाबाद का मैं MNA हूँ, 1,05,000 वोट लिए हैं, जो मेरे से आधे से भी कम वोट लिए हैं, आधे से भी कम, यानी जो डिफरेंस है हमारा उससे ज़्यादा है, 53,000 का मेरा डिफरेंस है, और वो असम्बली में बैठा हुआ है, चीफ व्हिप बना हुआ है। अगर इस तरीके से तीनों सीटें इस्लामाबाद की और पिंडी, ये तो आपका मुकदमा है। इस मुकदमे के जवाब में जो आप इंसाफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अगर अक्टूबर में और दिसंबर के दरमियान तहरीक इंसाफ करने लगी थी, तो क्या अब भी कर रही है? देखें, अभी तो हमें इन्होंने इसी वजह से तो ये इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए तो इन्होंने ये 2 नंबरी की है। बेसिक इनका मसला तो वही है। तो उसमें वो कामयाब हुए हैं या आपकी उम्मीद बाकी है? तो उसमें वो कामयाब हो गए। साहब इनका प्रोटेक्टर था, तो उसमें वो कामयाब हो गए हैं जिसको आप 2 नंबरी कह रहे हैं, आप हो पाएंगे? जी, मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब हो पाएंगे। हाँ, आर्जी तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया, आर्जी तौर पर ये अभी अपने उस मकसद में कामयाब हो गए हैं कि काजी फाइसा के जाने के बाद जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने रोल अदा करना था उसको रोकने में कामयाब हो गए हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये इस सारी बेईमानी और फ्रॉड के ऊपर जो पर्दा डालने की इनकी कोशिश है उस हद तक आर्जी तौर पर कामयाब हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर के लिए ये चल पाएगा। ये सारा सेटअप वापस होगा, ये सारी खराबियाँ ख़त्म होंगी, और इंशाअल्लाह ताला जो आज़ाद मुनसिफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हमें यकीन है। मुझे एक बात बताएं, जो प्रोग्राम में शुरू में बात हुई उसको अगर मैं कंक्लूड, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी फुल कोर्ट बनाकर अपनी ही तैनाती को कलअदम करार दिलवा देंगे, क्योंकि आईनी तरमीम कलअदम करा देंगे? देखिए, अपनी तैनाती तो इसमें जो ओथ वो ले रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलूंगा। वो एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ 26 अमेंडमेंट का। 26 अमेंडमेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो उसके नतीजे में तो इनका नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो सकता है, वो कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 17 या 14 जज बैठे थे तो बहुत सारे जज, जैसे जस्टिस सरमद उस्मानी साहब थे, सरमद जलाल उस्मानी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट से वापस गए थे, आपको याद होगा, हाई कोर्ट में। इसी तरह मेरा ख्याल एक और जज साहब थे,
जस्टिस ये हमारे ये सलाउद्दीन साहब के वाले साहब, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, वो जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस गए थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो इस तरह की सिचुएशन में जब इस तरह के प्रिंसिपल फैसले होते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ओथ लिया हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो जाए तो ये तो नहीं है ना कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, वो जिम्मेदारी उनकी बाकी रहती है। वो बिल्कुल बैठ सकते हैं, उस बेंच का हिस्सा भी हो सकते हैं, फुल कोर्ट में बैठ के उसको डेलिब्रेशन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशिफ शाहीन, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। इसके अलावा एक इख्तलाफी बात सामने आ रही है JUI के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। इस बात पर इत्तफाक था, एक दूसरे को खराज तहसीन पेश किया। मौलाना ने कहा कि तमाम नकात पर इत्तफाक हो गया है, हमारा जो तरमीम के मतन पर कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर सलमान अकरम राजा साहब ने इसकी बिल्कुल बरक्स बात की हमारे प्रोग्राम में। वो देखिए, मौलाना साहब के साथ मिलकर हुकूमत की जो तरामीम हुकूमत लाना चाहती थी, जिसे मौलाना ने भी कहा कि काला साहब था जिसके हमने डंग निकाला, जिसके हमने दांत तोड़े, उन्होंने आपको खराज तहसीन पेश किया, आपने उन्हें खराज तहसीन पेश किया इस सारे के सारे मामले में, तो बेहतर ना होता कि मौलाना के साथ और पुश किया जाता और वोटिंग के मरहले का भी हिस्सा बना जाता? अगर आप इतना पुश करने में कामयाब हो। आपको देखिए, हमने किया, मौलाना ने एक जगह जाके कहा कि देखिए फिर इससे आगे तो वो खुद अपनी मर्जी से करेंगे और उन्होंने अगवा करनी है तो और कर लेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी। उन्होंने कहा जी इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वजाहत से मौलाना साहब ने बात की कि देखिए इस पे तो हमें जाना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे कितने लोग अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। ये तमाम अमल अगवा के खौफ में हुआ है। आपको समझना चाहिए ये कोई पार्लिमानी अमल नहीं था, ये धौंस थी, ये खौफ था, ये अगवा कारी का करिश्मा है ये तमाम सूरत हाल जो है। क्या ऐसा ही हुआ था? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामरान मुर्जा, जो इन तमाम मुलाकातों में JUI की तरफ से शामिल थे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। क्या तहरीक इंसाफ का ये दावा दुरुस्त है कि मौलाना ने उनसे कहा कि हमारे भी बंदे अगवा होंगे, इसलिए अब तरमीम में से आगे हम नहीं बढ़ सकते? हमारे साथ मौजूद हैं कल पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा, उस कमेटी का हिस्सा जिसने 8-1 की अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया 2/3 मेजॉरिटी से। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्जा साहब। मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक पूरा लेंथी प्रोसेस था जिसका आप मुसलसल हिस्सा रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मौलाना कहते हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी मोतरफ है कि उसको निकलवाने में कामयाब हुए, बट आखिर में जब बात आ गई कमेटी के अंदर 8-1 से फैसला हुआ है, आपने मुखालफत की है, मगर क्यों मुखालफत की? देखिए, ये इन कैमरा की सूरत की वजह है और मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि किसने मुखालफत की और किसने जो ना हमायत की, क्योंकि इसके लिए हम पाबंद हैं, शायद होत हैं। और क्या आप चाहते हैं क्योंकि पूरे मुज़ाकरात का आप हिस्सा रहे कि तहरीक इंसाफ उस कमेटी में होती, क्योंकि उनका कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ना था हमारे होने से या ना होने से? वहाँ नहीं, फर्क हर चीज का पड़ता है। देखिए, आप अपनी इनपुट देते हैं, अगर आप इस पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा हैं तो आपको फिर जो ना बाहर नहीं बैठना चाहिए। मैं खुद उनको मनाने के लिए जाने वालों में शामिल था और ये इसमें जितना भी शायद हर दिन डिले होता था तो वो हम उनको मनाते थे और उनको उनकी इनपुट लेना चाहते थे, उनको साथ शरीक करना चाहते थे। और इस कमेटी के लिए भी हमने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि उनको किसी तरह से अपने साथ ला के बिठाएं। फिर आपका जो भी ओपिनियन है, हर आदमी अपने ज़मीर का पाबंद है, हर आदमी अल्लाह को जवाब दे है या अपने ज़मीर को जवाब दे, वो फिर जो मर्जी करे। मगर मौजूद होना मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरी था, और मगर वो हमारी कोशिश के बावजूद नहीं आए। और कामरान साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप सारे प्रोसेस का हिस्सा थे, तो हुआ ये कि मौलाना ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने आखिर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना ने कहा कि मतन पर हमारा इत्तफाक है, मगर इनकी कुछ शिकायत हैं इनके बानी चेयरमैन के हवाले से, कारकुनों की पकड़ धकड़ के हवाले से, इसलिए वोटिंग का नहीं हिस्सा बनना चाहते। हम इस बात का एहतराम करते हैं। मगर सलमान अकरम राजा साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल मतन पर इत्तफाक नहीं किया था, बल्कि मौलाना ने हमें कहा कि देखिए हमने अगर यहाँ से ज़्यादा पुश किया तो फिर इससे आगे वो खुद अपनी मर्जी से कर लेंगे, और उन्होंने अगवा करने हैं तो करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट है। और फिर उन्होंने कहा कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वजाहत से मौलाना साहब ने बात की। देखें, इस पर हमें जाना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम ये वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे अब कितने लोग हमारे भी अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। मौलाना तो कहते हैं कि मतन पर इत्तफाक हुआ, ये कह रहे हैं कि मौलाना ने कहा कि हमारे और आपके लोग अगवा हो जाएंगे क्योंकि हुकूमत करेगी हर हाल में। ये मेरी मौजूदगी में ऐसी बात सलमान अकरम राजा साहब से नहीं हुई है, और मैं खुद सलमान अकरम राजा से ज़्यादातर वक्त जो है ना वो इन टच रहा हूँ।
वो इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि मतन में उनका कोई शेयर नहीं था, मगर हर चीज़ पे उनको एतमाद में लेते गए और जो जो चीज़ें जो है ना वो हम निकलवाते गए उसमें उनके लिए उनको जो है ना वो साथ बताते गए कि ये चीज़ें हमने निकलवा दी हैं। और तकरीबन हर चीज़ मतलब जिस वक्त वो पहला जो मुसवदा था वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ था, तो भी हम उनको पढ़ के सुनाते रहे। हमने कहा कि हम शेयर नहीं करेंगे मगर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि ये चीज़ें हैं इसमें। और फिर वो एक एक चीज़ करके हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके कुछ चीज़ें निकलवाई हमने, कुछ चीज़ें स्टिल उनके रह गई हैं। तो इवन जब ये बिल पेश हो गया था तो भी मुझे जो है ना अपना मैसेज आया दो दोस्तों का PTI से मुतालिक कि फलां जगह आ जाएं, और फिर उसमें उन्होंने कहा कि ये 2 जगह पे एतराज़ है। तो 2 जगह एतराज़ जो है वो मैंने कन्वे किया फिर तारड़ साहब को। एक एतराज़ जो है ना हमने उसी वक्त जब तारड़ साहब ऑन लेग से बगैर किसी तहरीरी चीज़ के हमने वो एतराज़ जो है ना उसको एड्रेस कर दिया। दूसरी चीज़ के लिए तारड़ साहब ने मुझे कायल कर दिया। वो दूसरा एतराज़ ये था कि ये 8 मेंबर्स 8 और 4 का जो तनासब है ये कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ तो हमने बारो की है इलेक्शन कमीशन के उसमें आर्टिकल 213 से या किसी आसपास की आर्टिकल से। तो वो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, वैसे भी 336 का हाउस है नेशनल असम्बली का और 100+ का हाउस है ये सेनेट का, तो फिर आप खुद देखिए कि रेशो कैसे बनेगी। तो वो बात उनकी जायज़ थी, मैंने उनकी बात जो है ना वो फिर पैरल कन्वे की, मगर उसके बाद जो है ना वो आगे नहीं चली। आप ये कह सकते हैं कि मैं उनकी बात पे कायल हो गया। तो आखिर वक्त तक हम उनके एतराज़ात को रिड्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं और जितना हो सका वो किया भी है। सब और आखिरी मुलाकात जो बैरिस्टर गौहर साहब की क़यादत में वफ्द की मौलाना से हुई, फिर एक और मुलाकात पार्लियामान में हुई ज़ाहिर तरामीम पर वोट से पहले। उन दोनों मुलाकातों में आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात मौलाना ने नहीं की है कि जी वो हर हाल में कर लेंगे, हमारे भी बंदे अगवा करेंगे, आपके भी करेंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, बस अब यहाँ यहीं तक हम आ सकते हैं। आखिरी दोनों मुलाकातों में मैं मौजूद था, इवन जो मीडिया टॉक थी उसमें भी मैं मौजूद था। और देन उसके बाद जो है वो अपना तो मुझे जब इन्होंने मैसेज किया तो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मैं गया था और वो सबसे आखिरी मुलाकात थी इस एपिसोड में। और उस सबसे आखिरी मुलाकात में भी मैं 2 इश्यूज मुझे उन्होंने बताए थे। एक मैंने अपने ख्याल के मुताबिक एड्रेस कर दिया था और दूसरा जो है वो मैंने आपको उसका फेट बता दिया। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि जी ज़बरदस्ती आपने कहा कि आपका कंसेंसस हो गया, उसके बाद आप लोगों ने मर्जी से वोट दिया, इसलिए नहीं दिया कि आपके लोग भी अगवा हो जाएंगे, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके लिए भी हो जाएगी? नहीं देखिए, अगवा होने की उसमें अगर अगवा होने वाली बात होती तो सबसे आसान हदफ तो मैं होता हूँ। ना मेरे साथ कोई गार्ड होता है, ना मेरे कोई साथ आगे होता है, ना मेरा ड्राइवर होता है, ना मेरे साथ कोई पीछे होता है। तो सबसे ज्यादा आसान हदफ तो मैं हूँ, तो मुझे तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। अच्छा, और अब एज ऑफ नाउ ज़रा जो आपने कहा इन कैमरा थी तो उसकी प्रोसीडिंग पे आप बात नहीं करेंगे, बट अब जैसे याया अफरीदी चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, तो क्या JUI एक्सेप्ट करती है उनकी नॉमिनेशन को? जी बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। एक दस्तूरी अदारे ने एक दस्तूरी प्रोसेस के तहत जो है ना उनको जब सिलेक्ट किया तो वो मेरा ख्याल है कि उनको देखा गया, उसमें राय का मुख्तलिफ लोगों की राय में इख्तलाफ हो सकता है, मगर जब कोई चीज़ जो है ना वो किसी के ऊपर इज्मा हो जाए तो वो मेरा ख्याल है कि वो सबके वो चीफ जस्टिस हैं और अदरवाइज वो इंतहाई शरीफ आदमी हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर किसी का कोई इख्तलाफ होगा तो उसकी कोई और रीज़न हो सकती है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे होने क्या जा रहा है कि तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं और अगला टाइम तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा या फिर तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग मौजूद है। बात करेंगे के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। अक्टूबर ख़त्म होने जा रहा है। जिन खदशों का इज़हार हुकूमत कर रही थी, जिन तवक्कात का इज़हार तहरीक इंसाफ कर रही थी, उन सब का क्या नतीजा निकलेगा? हमारे साथ सीनियर साहब रज़ाकार आसमा शराजी साहिबा और मुनीर फारूक साहब मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा साहब, इस्लामाबाद में क्या माहौल है? क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत अक्टूबर के बाद एक खदशे का इज़हार कर रही थी, तहरीक इंसाफ एक उम्मीद का इज़हार कर रही थी। अब मगर तहरीक इंसाफ को खदशा था काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, नहीं मिली। हुकूमत को खदशा था जैसे मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन के कुछ करेंगे, वो नहीं बने। अब जबकि सोशल मीडिया
मीडिया के हवाले से भी बड़ी क्रिटिकल हो रही है खुद ही तहरीक इंसाफ के, हम उनके कहने पर नहीं फैसले करेंगे, हम खुद फैसले करेंगे। क्या मायूसी है तहरीक इंसाफ में या उम्मीद अभी तक कायम है और हुकूमत के खदशे अभी तक कायम है सबके बाद भी? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। हुकूमत जो है वो इस वक्त कोई हल्का सा सुकून जिसे कहना चाहिए वो ले रही है, थोड़े से रिलीव्ड है वो, छुट्टियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो कतई तौर पर कोई खुशी नहीं है। इस वक्त वो काफ़ी मायूस हैं। याया अफरीदी साहब जो हैं वो सबको एक तरह से, मंसूर अली शाह साहब अगर एक को चाहते थे, दूसरे जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब को चाहते थे, तो याया अफरीदी साहब जो हैं वो कोई सरप्राइज़ पैकेज नहीं है। सच वो सबको पहले से अंदाज़ा हो गया था कि याया अफरीदी साहब जो है उनका नंबर आ सकता है। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे नहीं है और ना ही हुकूमत को उनके साथ तवक्कुआत है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब हों और याया अफरीदी साहब या फिर अतर मिनल्ला साहब, ये एक ही लॉ फर्म के हैं, इनकी बहुत गहरी दोस्ती है, इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा ये जो कहना है कि कोई किसी को रिलीफ देगा या कोई किसी के लिए फ़ायदा मंद होगा, ये सब कयासराइयाँ हैं, ये कयाफ़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का मामला है, तहरीक इंसाफ खुद इतनी ज़्यादा परेशान है और इतनी ज़्यादा मुबहम अंदाज में आगे बढ़ी है कि उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो उनकी क्या पॉलिटिक्स होगी। उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेटीज़ में आप देख रहे हैं कि मंजर आम पर आ रहे हैं, तो वो अपने आपस के इख्तलाफात की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से उनके अंदर एक हिजान है, इस्तराब है जमात के अंदर कि किस तरफ देखना है, क्या करना है। इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 2 हफ्ते जो मुलाकात नहीं हुई, एक डायरेक्शन लेस जो है वो जमात हुई है। और आज आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई और उस ज़मानत के बाद अब पूरी तहरीक इंसाफ ये देखना चाहती है कि क्या वो उनकी तरफ भी जाएंगे, वो क़यादत उनको फराहम करेंगी या नहीं करेंगी। तो मेरा ख्याल है दोनों कैंप्स के अंदर जो है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल है। एक तरफ जो है वो थोड़ा सा सुकून है लेकिन किसी और तूफ़ान की तैयारी है, और दूसरी तरफ जो है वो एक तूफ़ान से थक के बैठे हैं लेकिन एक और तूफ़ान की तरफ जाने की कोशिशों में है। तो मेरा ख्याल है ये बीच के टाइम को हम ये नहीं कह सकते कि ये पीस टाइम है, ये एक थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुके ज़रूर है, मगर लगता नहीं है कि लंबे अरसे के लिए रुके हैं। और मुनीफ फारूक साहब, आप बहुत सारी अंदर की खबरें ज़ाहिर है इस हवाले से देते रहे माजी में कि क्या होने जा रहा है, किस तरफ सूरत हाल जाएगी। अब नाउ हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि एक फुल कोर्ट बनाएंगे, बेंच बनाएंगे जैसे याया अफरीदी साहब, और स्ट्राइक डाउन करेंगे 26वीं तरमीम को, उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर वो खुद भी चीफ जस्टिस नहीं रहते मगर वो ये फैसला करेंगे। पहले ज़ाहिर तरीके से आपकी तवक्को ये थी कि वो कबूल ही नहीं करेंगे, मगर अब नज़र आ रहा है कि उन्होंने कबूल कर लिया। दूसरी तवक्को जो है वो बुशरा बीबी, आज ज़मानत के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हुई मगर उनके बाहर आने से कुछ तवक्कात तहरीक इंसाफ को हैं कि जो पार्टी में इस वक्त इख्तलाफात और दीगर मामलात हैं, ये शक होता है कि पता नहीं इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो बाहर आ रहा है नहीं आ रहा, वो मामला ख़त्म होंगे। आपको लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग है तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं और दुआगो भी हूं कि बुशरा बीबी साहिबा कल उनका रोपकार जारी हो जाए फाइनली और उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन जो आज हुआ कि एक जज छुट्टी पर हैं, दूसरे जज मौजूद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी तशरीफ ले जा चुके हैं, मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगा। फ्रैंकली ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, रोज हजारों केसेस लगे होते हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों रोपकार जारी हो रहे होते हैं। तो जो आज हुआ मुझे थोड़ा सा उससे हैरत जरूर हुई कि ये क्या हो रहा है। और अगर कल भी ऐसा सिलसिला होता है, और ये भी होता रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, कि रिहाई होती है एक मुकदमे में, जैसे ही कोई बाहर आता है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला ना आगे बढ़े। लेकिन मुझे मेरे खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। मैं दुआ करूंगा कि मेरे खदशात गलत साबित हों, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मैं समझता हूं कि शोएब शाहीन साहब या और जितने भी उनके कॉलीग्स हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त थोड़ा वो खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं। ना ही आईनी तरमीम को कोई स्ट्राइक डाउन करने जा रहा है। देखिए, ये बगैर किसी वजह के नहीं हुआ जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है। इसी महीने में 25 तारीख से पहले आईनी तरमीम का बजोरे बाजू, बजोरे ताकत, और जिसको हम बजोरे वोट फिर कहते हैं, उसके तहत हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर जिस तरीके से ये आईनी तरमीम पास हो गई, बहरहाल अब वो आइन का हिस्सा है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। आर्टिकल 239 भी बड़ा क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ
ये कोई रॉकेट साइंस वाकई नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से किसी का कोई जहन अब जाके बना। मेरे ख्याल में जिस तरह वो अंग्रेजी में एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, अ स्ट्रॉ दैट फाइनली ब्रोक द कैमल्स बैक, तो जो 12 जुलाई 2024 का फैसला था, मेरे ख्याल में उसने जनाब मंसूर अली शाह साहब का, जो कि बड़े ऑनरेबल जज हैं विद एन इलस्ट्रियस करियर, मेरे ख्याल में उनका जो जुडिशल फेट था वो डिसाइड कर दिया था। और ये जो कुछ हुआ ये बाकायदा तौर पर एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी कि जी किस तरीके से ये तरमीम होगी, मामलात क्या सामने आएंगे, कौन से 3 जजेस आएंगे। जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, एक तो वो सीनियरिटी में नंबर 2 पर थे, लेकिन उनका तो सवाल नहीं पैदा होता था। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और उनका ताल्लुक जो जनाब जस्टिस याया आफरीदी साहब से है वो बेशक बड़ा पुराना है, लेकिन फ्रैंकली इस वक्त निजाम याया आफरीदी साहब से भी कुछ ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरमीम की नौयत देखेंगे तो इतनी डीप इनग्रेस हो चुकी है पाकिस्तान के पार्लियामान की या एग्जीक्यूटिव की इस पूरे मामले के अंदर कि शायद चीफ जस्टिस तो इस मामले में उतने रेलेवेंट रहें भी ना। यानी जो आईनी अदालत का सरबराह है वो भी जुडिशल कमीशन बनाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, वो कोई और जज साहब भी हो सकते हैं। और 40% के करीब केसेस तो ऑलरेडी शायद दे स्टैंड ट्रांसफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सो मुझे लगता है कि जो गिरफ्त है वो इस निजाम की पहले भी थी और अब उन्होंने मजबूत कर ली है। तो असमा इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं कर पा रही तहरीक इंसाफ, अदालत के अंदर से आप दोनों का जो तज्जिया है, फिर उसके बाद सड़क के हवाले से वो एक दफ़ा फिर कह रहे हैं हम आएंगे और पूरे पाकिस्तान से आएंगे। पिछली 2 दफ़ा ज़ाहिर जो दावा किया वो नहीं पूरा हो सका, हुकूमत को हिलाने का, गिराने का, मजबूर करने का। अब आपको वो जान नज़र आती है जिस इख्तलाफ की आप बात कर रही हैं पार्टी के अंदर और जिस मिसट्रस्ट की आप बात कर रही हैं, उसके बाद क्या लोगों को ये निकाल पाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया जो कि खुद स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की, उसी पर तनकीद कर रहे हैं कि जी इनके कहने पर नहीं निकलेंगे हम। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल किसी तरीके से भी लाइट नहीं लेना चाहिए जो अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है। मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा भी था कि ना ये पहली कॉल थी ना ये आखिरी कॉल थी एहतजाज की, ये बार बार होता रहेगा और ये बाय डिज़ाइन है। और इस दफ़ा जो उन्होंने बात की है कि कश्मीर से आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे, तो शाहजेब इस कॉल को कतई तौर पर जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए। आपको मालूम है कि एक फॉल्ट लाइन कश्मीर के अंदर भी मौजूद है जिसका इजहार कुछ अर्सा पहले हुआ था, और एक फॉल्ट लाइन GB के अंदर भी मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन चुके हैं। इसमें इस गवर्नमेंट की और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आप नाकामी समझिए कि वो इंगेज नहीं कर सके वहाँ की यूथ को या लोगों को उस तरह से जिस पे कि काम करने की ज़रूरत थी। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, है और रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 20 लाख लोग आ जाएंगे या 25 लाख लोग आ जाएंगे। अगर वो कामयाबी के साथ 50,000, 40,000, 10,000 लोग भी लेके आ जाते हैं तो देखिए जो मैच को ख़राब करना होता है वो तो एक आदमी भी कर सकता है। तो ये एक सूरत हाल है जिसको कि अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ को हो सकती है और वो है क़यादत का फुकदान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है। और अगर आप देखें मुस्तकबिल में अगर कोई एक क़यादत आती है जिसके ऊपर उनके कारकुनों को ये एतमाद होता है कि ये लीड कर सकती है, जो कोई भी हो सकता है, बुशरा बेगम साहिबा हो सकती हैं, अलीमा खान साहिबा हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, अगर वो लीड कर सकती है तो फिर आप सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडरलेस है। लीडरलेस होने की वजह से उनके मसाइल हैं, लेकिन अगर ये किसी तरीके से ये मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिनों के बाद ये मुलाकातों पे पाबंदी उठ जाएगी इमरान खान साहब की, और आपने देखा है कि जो बुशरा बेगम साहिबा भी बाहर आ जाएंगी और अलीमा खान साहिबा भी बाहर आ जाएंगी, तो फिर एक और तरह का जो मंजरनामा है वो आपके सामने होगा। हो सकता है उसमें मज़ीद डिवाइड बढ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो डिवाइड ना हो और एक यकसुई के साथ जो है इमरान खान साहब किसी एक को ये कहें कि वो पार्टी को बाहर चलाए। इस वक्त जो मसला है वो सिर्फ ये है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो लोगों को जो है वो उकसा ज़रूर है, लेकिन वो ना कुछ कर सकते हैं ना वो आ सकते हैं। और जो यहाँ की लीडरशिप है या तो वो सेंसिबली बिहेव कर रही है या फिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ बहरान का शिकार। और यही शक व शुबात भी है। तो मुनीफ फारूक साहब, इस सारे के सारे सिनेरियो में जो इमीडिएट खतरा था वो टल गया, जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, तो इदारे की तरफ से कोई ना कोई नरमी की तवक्को की जा सकती है तहरीक इंसाफ के लिए, उनके एहतजाजों में, उनके इसके अलावा रिहाइयों की सूरत में, इमरान खान साहब के अपने केसेस की सूरत में?
देखिए, जहां तक शाहजेब साहब गंडापुर साहब की बात है, तो गंडापुर साहब की तो ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। वो एक ऐसे टेररिज्म इन्फेस्टेड सूबे के बदकिस्मती से जहां दोबारा दहशतगर्दी आ चुकी है, वहां के वज़ीर आला है, तो उनकी तो अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है। उनको जब जरूरत पड़ती है तो डांट भी पड़ जाती है, थोड़ा ड्रेस डाउन भी कर दिया जाता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी कर दिया जाता है, फिर वो थोड़ा से इधर उधर होते हैं, फिर उन्हें डिसिप्लिन कर दिया जाता है, जिसके कुछ एपिसोड्स आपने माजी करीब में भी देखे। बारिंग दैट, तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, वो तो वही है जो पहले थी, उसमें तब्दीली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जो हमशीरा हैं, बड़े बेहुदा किस्म की इमादत के साथ केसेस हैं जिनमें उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन ये आपने अगर देखा हो इस महीने के शुरू से, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो रहा है, ये तमाम चीजें डिसाइड की गई और फिर इनको एग्जीक्यूट किया गया और आपने इनका नतीजा देख लिया। इसने बहुत फायदा दिया है इस मौजूदा निजाम को, और इमरान खान साहब से जो राब्ता कटा है उसने भी। लेकिन पॉलिसी फिलहाल तब्दील नहीं हो रही। पॉलिसी शिफ्ट जैसे ही होगा शाहजेब साहब, वो बड़ा एविडेंट होगा, वो नजर आएगा आपको कि रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को मैं किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ के लिए एस्टेब्लिशमेंट की या ओवरऑल रियासती कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं देखता। वो ये भी होता है कि ठीक है जी, काफी अरसा गुजार लिया तो अब चले आ जाएं, अनलेस के कोई फिर केस उनके खिलाफ नया आ जाए। सो अभी पॉलिसी भी वही है और बदकिस्मती से उनको उसी जगह पर या उसी फ्रेम से देखा जा रहा है या उसी लेंस से देखा जा रहा है जो आज से 2 साल पहले लिखा जा रहा था। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज बानी पीटीआई इमरान खान के लापता होने वाले फोकल पर्सन इंतजार पंजोदा की बाजियाबी केस की समाअत हुई। गुज़िश्ता रोज इस केस की समाअत के दौरान IB, ISI और IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी और अदालत को IG इस्लामाबाद ने बताया था कि 8 अक्टूबर को गुमशुदगी के बाद इंतजार पंजोदा के नंबर से 10 अक्टूबर को तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर साहब से मैसेज पर रब्ता किया गया था। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने अदालत को मजीद बताया था कि इंतजार पंजोदा के एक नंबर की लोकेशन पेशावर की आ रही है, जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के नुमाइंदों को आज पेश होने का कहा था। आज समाअत के आगाज़ में दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि हमें अदालत ने बैरिस्टर साहब से राब्ते की हिदायत दी थी, हमारा उनसे राब्ता हुआ है। इंतजार पंजोदा का फ़ोन नंबर लेकर एक खुद साख्ता कहानी घड़ी गई। इंतजार पंजोदा का नंबर किसी और की तरफ से इस्तेमाल किया गया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह मुमकिन है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ और मेरा मोबाइल लाहौर में हो। समाअत के दौरान IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने अदालत को बताया कि टोल प्लाजा पर CCTV फुटेजेस चेक की हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह मालूम हो सका कि बैरिस्टर साहब से किस टावर से रब्ता किया गया। इस पर IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि कोई कॉल ना हो तो पल्स डेटा मौजूद होता है, वो मालूम करने के लिए हमने भेजा है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आपको मामले का पता होगा, एक वकील 15 दिन से गायब है, पुलिस को हर दूसरे दिन बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हम ट्रेस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहिब, आप बताएं कि इसका क्या हल है। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि मैं इस मामले को देखता हूँ। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि ISI और MI क्या कहती हैं कि इंतजार पंजोता उनके पास नहीं है। इस पर वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट्स वही हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल वकील अली बुखारी और दीगर के साथ मामले पर मुशावरत करें, बुकला से तफसील लेकर फिर आप इदारों से बात करें। आप मुशावरत के बाद आगाह करेंगे तो मैं आइंदा तारीख मुकर्रर कर दूंगा। ये कहते हुए अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के मुताबिक इंतजार पंजोता रवा महीने 8 अक्टूबर से लापता है, यानी जब उन्होंने बानी PTI इमरान खान से अडयाला जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की थी, उसके बाद से लापता है। इस हवाले से PTI के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब इंटेलिजेंस इदारों पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, जबकि 16 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इंतजार पंजोता की बाजियाबी के हवाले से कुछ सामने नहीं आया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।